हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी की बात की थी। हम एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में अभी आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल में आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो हमने आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन द आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो उसकी एक लेटिस एनर्जी एक प्रॉपर्टी थी। Hydration energy of ions, that is also another property of ions of the ionic solid। अब यही बात करते हैं, उसी के बेसिस पर डिपेंड करता है solubility of the salts in water। तो हेडिंग लिखो solubility of salts in water। solubility of salts in water। what is solubility, सबसे पहले ये डिफाइन करें। सॉलिबिलिटी जनरली हम सॉलिबिलिटी दो तरीके से हम मेजर करते हैं, ग्राम पर लीटर में या मोल पर लीटर में, बट वी विल टॉक अबाउट हियर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में सॉलिबिलिटी के ट्रेंड्स हम देखेंगे। हाँ, लेकिन सॉलिबिलिटी के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते नहीं है पीरियोडिक टेबल में। कुछ ही केसेस में हम ट्रेंड्स सेट कर पाते हैं, बाकी केसेस में एक्सेप्शंस भी होते हैं। लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, बट जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं दैट यू शुड रिमेंबर। तो सॉलिबिलिटी, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म at saturation equilibrium। तो it is the molar concentration of a substance in water। हम water में बात कर रहे थे, in water at saturation equilibrium। at saturation equilibrium। तो इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर एट सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैं इसे समझा दूं। जैसे मान लो 1 लीटर पानी लिया हमने वाटर, उसमें 1 चम्मच नमक लिया और घोल दिया, बन गया सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन बन गया। 1 चम्मच नमक और लिया, सॉलिड लिया, और वो भी घोल दिया, स्थिर किया, घुल गया वो भी। तो नाउ इट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। एट द सेम टेम्परेचर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा एंड नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व। तो यू विल से दैट द सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड। तो एट दैट सैचुरेशन पॉइंट वट एवर द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर इन सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड solubility। तो solubility is the molar concentration of the substance in water at saturation equilibrium। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया अभी आपको। तो solubility is not just any concentration, it is the concentration at saturation equilibrium। so this term is important। at a given temperature, यहाँ लिख लो at a given temperature। सॉलिबिलिटी, अब बात यहां पर आती है कि सॉलिबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी को दो तरीके से गवर्न करती है। सॉलिबिलिटी इज गवर्न्ड बाय फर्स्ट रिलेटिव वेरिएशन इन lattice energy and hydration energy। किन केसेस में यहां गवर्न होगी? फॉर salts of alkali and alkaline earth metals, except halides of beryllium। तो salts of alkali and alkaline earth metals except halides of beryllium, उनकी solubility who will govern रिलेटिव वेरिएशन इन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। वो कैसे, वो अभी हम बात करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये और थोड़ा ट्रबलसम भी है।
ट्रेंड्स पे थोड़ा कम पाए जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट केसेस तो आपको याद रखने हैं, दे विल बी यूजफुल इन रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, फजान्स रूल, ये हम फजान्स रूल्स में कवर करेंगे। तो पोलराइजेशन ज्यादा है या कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा आया या कम आया, दैट इज गोइंग टू गवर्न द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स इन वाटर। और कौन से केसेस में होगा ये? सॉल्ट्स ऑफ पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड हेलाइड्स ऑफ, देखो ऊपर हमने हेलाइड्स ऑफ बेरिलियम एक्सक्लूड किए थे ना, यहां इंक्लूड कर लेंगे हेलाइड्स ऑफ बेरिलियम। इनकी सॉल्युबिलिटी दैट विल बी गवर्न्ड बाय फजान्स रूल और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करने वाले हैं, ये वाला पार्ट, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट्स की, दैट मीन्स एनायन कॉमन रखें तो एल्कली मेटल्स में कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल वेरी, what will be the trends of solubility and like that। तो चलिए बात करते हैं, हम यही हेडिंग लिखेंगे, solubility of alkali and alkaline earth metals, solubility of alkali and alkaline earth metals, metal salts। Who is the governing? Governed by relative variation of lattice energy and hydration energy। अच्छा वो कैसे, वो भी समझ लो। लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब जनरली पाया जाता है कि सेम साइज के कैटायन और एनायन हो तो उनका लेटिस काफ़ी स्ट्रांग बनता है, पैकिंग इज बेटर एंड दे फॉर्म स्ट्रांग लेटिस एंड सॉल्युबिलिटी इज लेस। और जनरली पाया जाता है कि जहां हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन का मतलब ये है कि पानी में डिसॉल्व करने पर आयन टूट के अलग हो जाएं और हाइड्रेट हो जाएं तो एनर्जी रिलीज होती है। और लेटिस एनर्जी काफ़ी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे टू कन्वर्ट इनटू द आयंस, तो सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सॉल्ट की अगर लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिसोशिएट इनटू आयंस एंड अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी आल्सो विल बी लेस। सिमिलरली अगर किसी सॉल्ट के लिए उसके आयनों की हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो ये इस बात को शो करता है कि उस सॉल्ट की पानी के अंदर सॉल्युबल होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, आयन में कन्वर्ट होकर हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी या हाइड्रेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो लिख भी लेंगे इस बात को। High lattice energy indicates the strong ionic bond between ions in ionic solid and hence lesser solubility। तो high lattice energy indicates that solubility will be less and lattice energy of ionic compound। अब lattice energy तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि कैटायन है और एनायन है, तो लेटेस्ट एनर्जी को हम, चार्ज फैक्टर को हम यूनिफॉर्म रख रहे हैं कंपैरिजन में। के एक कांस्टेंट है तो आर पे डिपेंड करेगा, आर मीन साइज पर डिपेंड करेगा, तो लेटेस्ट एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर प्लस प्लस आर माइनस internuclear distance between cation and anion. So lattice energy will be dependent on 1 upon r plus r minus, rest of the factors we are keeping same। Q1 and Q2 हम कंपैरिजन में जो सॉल्ट्स लेंगे उनमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड वुड बी सेम। अच्छा अब बात आती है हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रोल रहेगा। हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ द आयनिक सॉल्ट indicates that more tendency to dissolve and more tendency to hydrate means more energy is released।
तो हायर हाइड्रेशन एनर्जी ये रिलीज होती है हमेशा ऑफ आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड indicate greater solubility. Greater solubility in water. तो हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड इंडिकेट ग्रेटर सॉलिबिलिटी इन वाटर. अब हाइड्रेशन एनर्जी मान लो जैसे सॉल्ट NaCl है, तो क्रिस्टल में Na+Cl- आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, रूम कंडीशन पे सॉलिड होते हैं सब आयनिक कंपाउंड्स. तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन और एनायन इंडिविजुअल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जैसे Na+ है तो क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R+. सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन है Cl- दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R-. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड, that can be said to be 1/R++. ध्यान देना, अलग अलग हैं इंडिविजुअल आयनों की, ये कैटायन के लिए और ये एनायन के लिए, और उनका सम. इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि 1/R+ + 1/R-. अच्छा, वहां डिफरेंस था. लेटिस एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑल टुगेदर. हाइड्रेशन एनर्जी इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ आयंस. तो इंडिविजुअल आयंस का सम करना पड़ेगा टोटल हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी, इस तरीके से. अच्छा, अब मान लो कोई सॉल्ट सॉल्युबल है, मान लो एग्जांपल यही ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल MgCl2 ले लो, सॉलिड. ये हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ भी है. अगर इसको हम पानी में डुबो करके अगर सॉल्युबल बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब इट शुड डिसोशिएट इनटू आयंस एंड हाइड्रेट, लाइक दैट इट विल फॉर्म. सो दिस इज द प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. हम इसको हाइड्रेट करवाना चाह रहे हैं तो सॉल्युबल होने के लिए, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन गया ये. तो उसका एक बॉर नेबर साइकिल बनाया था हमने. आप इसे लेटिस एनर्जी प्रोवाइड कर दो, ΔHLE लेटिस एनर्जी. लेटिस तोड़ दिया तो ऑब्वियसली इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो इट विल फॉर्म Mg2+ गैस एंड 2Cl- गैस. इसको हाइड्रेट करा दो तो यही बनेगा ना. हाउ मच ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड आउट, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल आयन, कौन, Mg2+. सिमिलरली Cl- को भी ऐसे कर दो तो कौन, 2 इंटू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कौन सा आयन, Cl-. तो ये एक बॉर नेबर साइकिल बना दिया आपने हाइड्रेशन प्रोसेस के सॉल्युबल बनाने के लिए. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे लिखते थे, ये इस तरीके से लिखते थे. बॉर नेबर साइकिल में हेस लॉ अप्लाई कर दो तो ΔH ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी प्लस ΔH ऑफ ये लेटेस्ट एनर्जी था, L है ये लेटेस्ट एनर्जी, प्लस ΔH हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ प्लस 2 इंटू ΔH ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl-. और ये किसके लिए था, MgCl2. अब ये बात तो मैं पहले बता भी चुका हूं आपको. इसी में हम 1 या 2 वीडियो लेक्चर पहले हम बात कर रहे थे about why fluorine is the most powerful oxidizing element in the entire periodic table and why lithium is the most powerful reducing agent in the entire periodic table. वहाँ हमने ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए ΔG शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव, उसके लिए ΔH नेगेटिव इज डिजायरेबल. तो ये नेगेटिव डिजायरेबल है ये प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस होना चाहते हैं आप तो दिस शुड बी मोर नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव एंड हाईली नेगेटिव. उसके लिए क्या चाहोगे कि लेटेस्ट एनर्जी कम से कम हो और ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो. ये एक्सोथर्मिक है दोनों प्रोसेस, जबकि ये एंडोथर्मिक है. और आप जानते हो कि ΔG इज इक्वल टू ΔH माइनस T ΔS. एंट्रोपी चेंज तो जो है सो है. तो ये क्या चाहोगे आप, ये नेगेटिव चाहोगे ताकि ये क्या हो, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो, हाईली नेगेटिव हो. अच्छा, एंट्रोपी चेंजेस प्रोसेस के लिए जब किसी सॉलिड को हम जनरली डिसॉल्व करते हैं यूजुअली, तो एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है. तो एक तरीके से जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ΔG उतना ज्यादा नेगेटिव जाएगा एंड सॉल्युबल, सॉल्ट विल बी मोर एंड मोर सॉल्युबल. तो क्या कह दें फिर,
फिर हम ये कहेंगे कि अगर कोई सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है पानी में, होते ही हैं, सोडियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट सिल्वर क्लोराइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर और वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बोलोगे आप कि अगर सॉल्ट सॉल्युबल होना चाहते हो आप कि सॉल्ट सॉल्युबल हो पानी के अंदर इनफ, तो लेटेस्ट एनर्जी कम से कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो लिख भी देंगे इफ सॉल्ट इज soluble in water, then we generally say that lattice energy is greater than hydration energy. Lattice energy of both the ions, hydration energy of the salt, and vice versa. अगर सॉल्ट insoluble है, less soluble है, तो you will say that the मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ, लेटेस्ट एनर्जी शुड बी लेस देन, अगर सॉल्ट इज सॉल्युबल होना है तो लेटेस्ट एनर्जी शुड बी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, लेस देन, बिल्कुल। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्ट उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्ट उतना ही कम सॉल्युबल होगा। सिमिलरली अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है, इफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, इफ सॉल्ट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, then we generally say that lattice energy is dominant and that will be greater than hydration energy. तो इसका मतलब सॉल्ट अगर सॉल्युबल होना है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, लेटिस एनर्जी कम से कम हो। हम बात कर रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स की। अब बात करते हैं कि वेरिएशन कैसे होगा। हम एक केस लेकर के बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम किस तरीके से वेरी करती है। तो अब हम एक काम करते हैं, दो केस लेकर के बात करते हैं। केस ए, केस 1, कीपिंग एनायन टू बी सेम, एनायन को सेम रखते हुए हम अल्कली मेटल्स को वेरी करा रहे हैं। वेरिंग मेटल आयंस। और केस 1 में क्या लिया, ऑल्सो टेकिंग लार्ज साइज डिफरेंस between ions. For example, R minus is much greater than R plus, or R plus is much greater than R minus. वैसे यूजुअली एनायंस के साइज काफ़ी लार्ज होते हैं कैटायन से, तो ये वाली कंडीशंस ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। मोर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज R माइनस इज मच ग्रेटर देन R प्लस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर R माइनस मच ग्रेटर देन R प्लस ले रहे हैं, मतलब लार्ज डिफरेंस है इन द साइज ऑफ कैटायन एंड आयन। तो इसके एग्जाम्पल कौन से ले लें, लार्ज एनायंस लाइक मान लो आयोडाइड आयन, सल्फेट आयन, क्रोमेट आयन, इस टाइप के एनायन, या क्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन एटसेट्रा, इन सब आयनों की बात कर रहे हैं हम। तो फिर अगर हम देखें कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि एनायन काफ़ी लार्ज है, तो एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सभी आयोडाइड ले रहे हैं मान लो, तो ऐसे में हमने ये कहा कि R माइनस इज मच ग्रेटर देन R प्लस है। तो ऐसे में आपको पता था कि हाइड्रेशन एनर्जी इट वेरीज लाइक दिस 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस, जबकि लेटेस्ट एनर्जी इट वेरीज लाइक दिस 1/R प्लस प्लस R माइनस। मैं एक मॉडल कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको, मॉडल कैलकुलेशन कि कौन वेरी कर रहा है। इन आयोडाइड्स ऑफ, मान लो आयोडाइड्स ले लिए, आयोडाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, मान लो आयोडाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स ले लिए मैंने, मतलब हम बात कर रहे हैं LiI,
NaI, KI, RBI, सीजियम आयोडाइड, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम आओ, एनायन तो सेम ही है, कैटायन के साइज बढ़ रहे हैं। तो एक बात तो ध्यान करोगे, अगर कैटायन के साइज बढ़ रहे हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी वीक पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम रिलीज होगी और लेटिस एनर्जी भी घटेगी। हाईएस्ट लेटिस एनर्जी LII की है, हाईएस्ट लेटिस एनर्जी इन सब में, और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी भी। अच्छा, आई माइनस तो सबका कॉमन है, Li प्लस छोटा साइज है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। साथ में लेटिस एनर्जी भी LII की सबसे ज्यादा है, CSI की सबसे कम है। तो टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है, तो इसका मतलब सॉल्ट कम सॉल्युबल हो जाएगा, और लेटिस एनर्जी भी घट रही है, और लेटिस एनर्जी घट रही है तो सॉल्ट सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब कौन ज्यादा घट रहा है, कौन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स। फिर सुनो एक बार, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एनायन सेम रखते हुए, एल्कली मेटल्स के मान लो मैंने आयोडाइड ले लिए। आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है या नहीं घट रही है, इट इज डिक्रीजिंग। लेटिस एनर्जी घट रही है या नहीं घट रही है, लेटिस एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। लेटिस एनर्जी का घटना क्या शो कर रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडिकेट कर रहा है, और हाइड्रेशन एनर्जी घटना क्या शो कर रहा है, सॉल्युबिलिटी घटाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर सॉल्युबिलिटी घटा रहा है टॉप टू बॉटम, और एक फैक्टर सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है। हमें कैसे मालूम कि विच इज द डोमिनेंट फैक्टर, दैट वी कैन डू द मॉडल कैलकुलेशन, उसी के लिए मॉडल कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालांकि ये सब एनालिसिस की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बाद में तो आपको मैं गाइडलाइंस दूंगा। आई विल गिव यू द वेरी करेक्ट गाइडलाइंस सो दैट ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, जो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मॉडल कैलकुलेशन ले रहे थे हम, लार्ज साइज का है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं मॉडल कैलकुलेशन में। मान लो I माइनस जो है वो ले लिया मैंने, I माइनस, और R माइनस जो है वो ले लिया 10 एंगस्ट्रॉम का, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। और R प्लस मान लो मैंने लिथियम ले लिया 1 एंगस्ट्रॉम का, और मैं मान लो 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम पे जा रहा हूं। कैटायन का साइज चेंज कर रहे हैं टॉप टू बॉटम आने पर, ये सेम है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है ये, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो परसेंटेज चेंज इन लेटेस्ट एनर्जी कितना हुआ, लेटेस्ट एनर्जी कितनी थी शुरुआत में, अब घटेगी लेटेस्ट एनर्जी, तो लेटेस्ट एनर्जी थी 1/1 + 10, अब कितनी हो गई 1/2 + 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 1/1 + 10। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि पता है लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/R1 + R + R माइनस इंटू 100। जरा चेक करें तो 1/11 माइनस 1/12 अपॉन 1/11 इंटू 100, लगभग ये हो गया 12, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 1/100/12, 8 पॉइंट समथिंग, 9640, 8.3% अप्रॉक्स। ठीक है, ओके, ये मॉडल कैलकुलेशन है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट केस एक्चुअली। तो चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी देखें तो क्या है, तो लेटेस्ट एनर्जी घटी 8%। तो ऐसे केस में हाइड्रेशन एनर्जी 1/1 + 1/10 माइनस 1/2 + 1/10 अपॉन 1/1 + 1/10, इस बार ऐसा एक्सप्रेशन था, इंटू 100। तो 1/10 तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हाफ अपॉन 10, 11/10 इंटू 100। देखना एक बार कितना हो गया ये, 500/11, हाँ कितने परसेंट, 11, 44, 55, 44% टाइप अप्रोक्सीमेटली। देखो जरा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज मोर ड्रास्टिकली देन लेटेस्ट एनर्जी। इसका मतलब लेटेस्ट एनर्जी घटी, थोड़ी सी घटी, हाइड्रेशन एनर्जी घटी बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी घटना डोमिनेंट है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इन दिस केस यू विल से दैट इन सच केस, कौन सा केस, व्हेन R प्लस इज मच लेस देन R माइनस, और वाइस वर्सा। ऐसे केस में फिर क्या बोलोगे आप, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी,
decrease in lattice energy is more dominant, no, decrease in hydration energy is more dominant, sharp than the lattice energy. Conclusion: solubility डिक्रीज, ये एरो डाउन मतलब डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एनायन सेम रखते हुए कैटायंस में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जरा मैं केस 2 लेता हूं आपके लिए, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाद में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। अब स्टूडेंट कई बार सोचते हैं सर इतना डिटेल में इतना सब बता रहे हैं, ये करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो पढ़ना, आईआईटी एडवांस के लिए आप पढ़ रहे हो तो भैया ये सब तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बच नहीं सकते आप। बट आईआईटी जेई मेन या नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जो मैं फाइनल गाइडलाइन दूंगा उनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो केस 2, कोई भी कितनी भी मुश्किल चीज क्यों ना हो, मन में अगर शांति हो, मन में अगर थोड़ा संतोष हो और एक विश्वास हो कि यस आई कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में फाइनली यू विल विन ओवर इट। बस लगे रहें, जुटे रहें। केस 2 वापस आते हैं केस 2 पर। क्या इफ द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड आयन इज स्मॉल, इफ साइज डिफरेंस between cation and anion is small, साइज डिफरेंस काफी कम है, मतलब R माइनस नियरली सेम है R प्लस के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल लें, एनायन फिक्स कर दिया, एनायन फिक्स्ड, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, कौन, मान लो फ्लोराइड आयन। और कैटायंस कौन लिए, कैटायंस ले लिए हमने कैटायंस ऑफ अल्कली मेटल्स। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अब LiF, NaF, KF टाइप के, इस टाइप के सॉल्ट्स की बातें अब हम कर रहे हैं यहां पर। तो चलो इनकी बातें करते हैं। अब यहां बात देखो, मान लो मैं मॉडल कैलकुलेशन करूं, इस मॉडल कैलकुलेशन में अगर मैं मान लो कैटायन एनायन का साइज ले लेता हूं, मान लो 1 एंगस्ट्रॉम, और कैटायन का साइज भी मैंने मान लो 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया, और जब मैं LiF से NaF पे गया तो मान लो 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम पे कन्वर्ट हुआ। तो देखें फिर कितना वेरिएशन हुआ, परसेंटेज चेंज इन लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी तो 1/r प्लस r माइनस था, तो 1/1 + 1 माइनस 1/1 + 2, यही तो हुआ, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 1/1 + 1 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 100, तो कितना हो गया, 3 6 1/3 100, 33.3%। एक बार चेक कर लेना, 6 1 1/6 1/2 3, हाँ यही आ गया। चलो हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज व्हाट, दैट इज वो क्या था, 1/1 प्लस 1/2, नहीं 1/1, अब कितनी हो गई, 1/1 इंडिविजुअल आयनों का सम है ना ये, 1/2 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये भी हाँ 1/1 प्लस 1/1 इंटू 100। देखें तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/1 हाफ रह गया, अपॉन ये हो गया 1 + 2 इंटू 100, 25% आ रहा है। बताओ हु डिक्रीज्ड मोर, दोनों ही घटे हैं, बोथ डिक्रीज्ड, बट हु डिक्रीज्ड मोर इज दिस टाइम, लेटेस्ट एनर्जी। और लेटेस्ट एनर्जी का घटना ज्यादा डोमिनेंट है, और लेटेस्ट एनर्जी का घटना ज्यादा डोमिनेंट है, तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो क्या कंक्लूजन, इन दिस केस, in such case when size difference is small, decrease in, देखो क्या, lattice energy is more sharp,
is more sharp and hence solubility increases from top to bottom, keeping an ion to be same. तो ये हुआ फाइनल कंक्लूजन। क्या हुआ? इन जनरल फॉर salts of alkali and alkaline earth metals, keeping one type of ion to be same, क्या कह सकते हो? इन जनरल साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी रिलेटिवली उसकी वीक पड़ेगी, कम होगी। साइज डिफरेंस ज्यादा होता है तो पैकिंग थोड़ी वीक होती है आयनों की इन द क्रिस्टल, एंड लेटेस्ट एनर्जी अकॉर्डिंगली कम होती है, सॉल्ट विल बी मोर सॉल्युबल। तो इन जनरल फॉर द सॉल्ट्स ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। सॉल्युबिलिटी इज हाई if size difference is very large and solubility is low if sizes are nearly same, if size difference is small। तो इसके बेसिस पर आप अब जैसे कंपेयर करना चाहो तो यू कैन डू। कैसे? जैसे आयोडाइड की बात करें हम तो सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। सबसे लार्ज डिफरेंस सोडियम आयोडाइड में है, I माइनस काफ़ी लार्ज आयन है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज लाइक दिस, तो डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी है ये। डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी और भी जैसे कह सकते हो सल्फेट आयन काफ़ी लार्ज है, बेरिलियम आयन बहुत छोटा है, तो बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है देन कंपेयर टू मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। ये भी डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये तो लार्ज आयन वाले केसेस ले लिए। मैं एक यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो स्मॉल कैटायन, स्मॉल आयन है, जैसे फ्लोराइड ले लो मान लो, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम के बाद में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है तो मैं ले नहीं रहा यहाँ पर, तो जो ट्रेंड्स फिट बैठते हैं वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे में LiF में साइज डिफरेंस रिलेटिवली कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो ये था लॉजिक फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक के सॉल्ट्स, पी ब्लॉक के सॉल्ट्स एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, इनकी सॉल्युबिलिटी फजान्स रूल से गवर्न होगी, पोलराइजेशन से गवर्न होगी। वो जब फजान्स रूल आएगा, जल्दी आएगा इसके बाद में, वहां हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और वो जो समरी है, ये सब जो पढ़ा है हमने, इसकी जो समरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो।